हेलो एवरीवन, दिस इज विजय कुमार ठाकरे फ्रॉम डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो सेशन स्टार्ट हो चुका 2024-25 के लिए। हम बात करेंगे आज एसएसटी का जो फर्स्ट पार्ट है, जिसको हम लोग हिस्ट्री मान रहे हैं, हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो दिमाग ये लगाया जाए कि नेशनलिज्म होता क्या है, राष्ट्रवाद होता क्या है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है किसी भी कंट्री के लिए हमारी लॉयल्टी कितनी है, हमारा डिवोशन कितना है और हम लोग कितना प्यार उस कंट्री से करते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कहलाती है हमारा नेशनलिज्म। बट यहां पे बात हो रही है कि नेशनलिज्म का राइज कैसे हुआ, क्या कारण था। तो कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा जिसके कारण सारे के सारे फ्रांस के लोग और यूरोपियन अलग अलग जिन नेशंस थे उनने कहीं ना कहीं आवाज उठाई होगी। तो इसका जड़ जो है, इसकी जो प्रॉब्लम है वो हमें समझ में आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन से, 14 जुलाई 1789 से, जहां पे लुइस 16 ने कहीं ना कहीं एस्टेट्स को 3 पार्ट्स में बांट दिया, कहीं ना कहीं राज्य को 3 भागों में बांट दिया। द फर्स्ट एस्टेट, द सेकंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट। तो आपको पता है नोबल्स और क्लर्की के वो सपोर्ट में था, बट जो थर्ड एस्टेट से उन पे पूरा बर्डन हो गया था टैक्सेस का। तो इस तरीके से देखा जाए पूरी तरीके से कहीं ना कहीं वहां के जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे परेशान हो गए थे और उन्होंने कहा कि अब और नहीं सह पाएंगे हम, और ये जो परेशानियां उसका सॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं अब रिवॉल्ट ही होगा, रेवोल्यूशन ही होगा। इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। बट अगर हम लोग क्लास 10th की बात करते हैं तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में सबसे पहला नाम आता है फ्रेडरिक सोरियू का, जिसने 1848 में 4 प्रिंट्स अलग अलग बनाए, जिसमें कि एक प्रिंट की हम लोगों को अभी बात करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की। हम लोग डिटेल्ड वीडियो पढ़ने वाले हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं पूरा का पूरा, और यहां पे पहला टॉपिक जो है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और क्लास 10th बोर्ड में जो है वो यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है, इसीलिए ये जो इमेज है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये बंदे का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो नाम है भाई फ्रेडरिक सोरियू। ठीक है भाई, चलिए ध्यान से देखिएगा इस इमेज को। इस इमेज में मुझे क्या दिख रहा है, तो इस इमेज में दिख रहा है सर कि ये जो इमेज है लगभग 4 पार्ट्स में अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है। ठीक है भाई, चलिए ये जो ऊपर है ये पहला पार्ट हो गया, तो मैं इसको मान लेता हूं सर पार्ट 1, जिसमें क्राइस्ट, एंजल्स, ठीक है, कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मैंने जो संसार बनाया था वो किस तरीके से काम कर रहा है। बट अल्टीमेटली मैंने जैसा नेशन बनाया था उसमें एक ही बात याद रखनी थी, वो थी कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी। सर ये फ्रेटर्निटी क्या होता है? फ्रेटर्निटी को इजी लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ब्रदरहुड। ठीक है भाई, अब ये ब्रदरहुड कैसे फॉलो करना है, तो सब मिलजुल के रहेंगे, यही यहां से ऊपर से जो लोग देख रहे हैं वो यहां पे चाहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 इज दिस इमेज। ये क्या है? तो ये है दोस्तों, यहां पे पार्ट 2 की मैं बात करूं तो ये पार्ट 2 है आपका स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि 1886 में दी गई थी फ्रेंच पीपल के थ्रू। फ्रेंच पीपल ने दिया इसको यूएसए को। किसको दिया भाई? यहां पे यूएसए को। तो दूसरी बात ये याद रखनी है हम लोगों को, जो सेकंड पार्ट है वो कहीं ना कहीं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रेंच पीपल ने दी थी, किसको? यूएसए को दी थी। यहां पे इतनी बात हमें याद रखनी है। ठीक है भाई, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये आ जाती है यहां पे, ये जो स्टैच्यू है, स्टैच्यू में आपको याद रखना है कि कॉपर का इस्तेमाल किया गया है। कॉपर की स्टैच्यू है, यहां तक के याद रखेंगे भाई। चलिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को ये सेकंड पार्ट भी यहां पे क्लियर हो गया। बट ये लोग क्या करते हुए जा रहे हैं, तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को यहां पे ये होमेज देते हुए जा रहे हैं। होमेज का मतलब होता है यहां पे श्रद्धांजलि देना। वो श्रद्धांजलि देते हुए ये लोग जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। बट ये लोग कहां के हैं सर, ये तो बताइए। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहां पे पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 में आता है कि ये लोग कहां के हैं, तो ये लोग मेनली यूरोप और अमेरिका के हैं। ठीक है भाई,
कहां के है दोस्तों? यूरोप और अमेरिका के, ठीक है। एक ये लॉन्ग ट्रेन में खड़े हुए देखिए एंड तक ये चला जा रहा है, ठीक है। बट सर यहां पे ये लोग जो आगे निकल गए हैं, ये लोग कौन है भाई? ठीक है भाई, ध्यान से समझिएगा। तो ये लोग जो है वो अलग अलग कंट्रीज के हैं, जिसमें सबसे पहली जो कंट्री आती है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे यूएसए। दूसरी जो आती है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे स्विट्जरलैंड। तीसरी जो है वो है आपकी यहां पे फ्रांस। ठीक है भाई, चलिए। क्या सर ये तीन ही कंट्री थी जो होमेज दे रही थी? यहां तो एक लंबी लाइन लगी हुई है। तो सर यहां पे इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि यहां पे जो लॉन्ग वोएज में एक ट्रेन की तरह जा रहे हैं उसको हम लोग याद करते हैं USFGL सफायर से। ठीक है सर, तो ये हमारा कोड हो गया कि इस लॉन्ग वोएज में कितनी कंट्रीज के लोग जा रहे थे। जैसे हम लोगों ने U फॉर USA लिख दिया यहां पे, S फॉर यहां स्विट्जरलैंड लिख दिया, F फॉर यहां पे फ्रांस हो गया। नेक्स्ट कंट्री जो फोर्थ कंट्री आएगी वो आएगी दोस्तों यहां पे जर्मनी। फिफ्थ कंट्री जो है वो आएगी यहां पे लोम्बार्डी। सिक्स्थ कंट्री जो आ जाएगी यहां पे वो आ जाएगी टू सिसिलीज। सेवेंथ कंट्री जो आ जाएगी यहां पे वो है आपकी ऑस्ट्रिया। एट्थ कंट्री जो आ जाएगी यहां पे दोस्तों वो है पोलैंड। नाइन्थ कंट्री इज हॉलैंड। 10th कंट्री को अगर हम लोग देखें यहां पे तो वो हो जाएगी यहां पे आयरलैंड। 11th कंट्री की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो वो हो जाएगी यहां पे रशिया। और 12th कंट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों यहां पे इंग्लैंड। तो दोस्तों ये यहां पे काम तो बहुत आसान हो गया सर, क्योंकि आपने एक ही वर्ड में सारी कंट्रीज के नाम याद करवा दिए। USFGL सफायर से आपको ये याद करना है। चलिए भाई, तो यहां पे समझ में आ गया सर USFGL सफायर क्या होता है। ठीक है भाई, चलिए। तो USFGL एंड सफायर को आपको याद करना है। तो इससे आपकी ये जो लॉन्ग प्रोसेशन में चल रहे हैं ये सारी कंट्रीज के नाम जो है वो आपको यहां पे याद होगा। ठीक है, तो U फॉर USA, S फॉर स्विट्जरलैंड, F फॉर फ्रांस, G फॉर जर्मनी, M फॉर लोम्बार्डी एंड S फॉर टू सिसिलीज, A फॉर ऑस्ट्रिया, P फॉर पोलैंड, H फॉर हॉलैंड, I फॉर आयरलैंड, R फॉर रशिया एंड E फॉर इंग्लैंड। ठीक है भाई, तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गया। अब यहां पे ये सर ये शैटर्ड कुछ रिमेन्स पड़े हुए, ये क्या है सर यहां पे? तो ये कहीं ना कहीं ये जो एब्सोल्यूटिस्ट हुआ करते थे, एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि यहां पे पावर जो है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई जिसमें पावर जो है किसी सिंगल पर्सन के हाथ में होगा। ठीक है, अब ये लोग नहीं चाहते कि यहां मोनोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहे, सारी पावर जो है किसी एक पर्सन के हाथ में रहे। पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अमंग द पीपल। कहीं ना कहीं पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी गई है। कहीं ना कहीं ये बात करी गई है कि यहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या तो किसी तरीके से ऐसी गवर्नमेंट हो जिसमें पावर जो है वो लोगों के पास आ जाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से इमेज को हम लोगों ने यहां पे 4 पार्ट में समझा भाई। तो ये पहला पार्ट हो गया आपका क्राइस्ट एंजल्स का, ठीक है भाई। और यहां पे दूसरा पार्ट जो हो गया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का, तीसरा हो गया जो लॉन्ग प्रोसेशन में लोग जा रहे हैं उनका, और चौथा हो गया यहां पे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन के जो रिमेन्स थे वो यहां पे इस तरीके से पड़े हुए हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब ये जो फ्रेडरिक सोरियो थी इसकी सोच क्या थी भाई? तो इसकी सोच जो थी वो थी कहीं ना कहीं यूटोपियन विजन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूटोपियन विजन क्या होता है, जो प्रैक्टिकली अभी तो पॉसिबल नहीं हो पाया, बट वो ऐसा चाहता है कि मेरी जो सोच है, मेरा जो ड्रीम है वो फुलफिल हो जाए, जहां पे सारे लोग फ्रीली अपनी सारी चीजों को यहां पे एक्सप्रेस कर सके, मूव कर सके, सारी चीजें जो है बहुत आसानी से हो सके। तो यहां पे इसका जो ड्रीम है वो वर्ल्ड वाइड कैसा है सर? तो वो है सर यहां पे डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक। अब ये सर डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का मतलब सीधा सीधा यहां पे ये हो गया कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है भैया यहां पे
यहां पे डेमो का मतलब तो हो गया पीपल एंड क्रेसी का मतलब हो गया गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं यहां पे इस तरीके की गवर्नमेंट होनी चाहिए जहां पे लोग अपने लीडर को इलेक्ट करके यहां पे लाए। अब सोशल रिपब्लिक का मतलब हो गया कि एक अच्छी सोसाइटी जहां पे बाहर के किसी भी पर्सन का किसी भी तरीके से इन्वॉल्वमेंट ना हो। ये इसका ड्रीम था। किसका ड्रीम था सर? ये फ्रेडरिक सॉरियू का यहां पे ड्रीम था। ओके, अब यहां पे ये क्या चाहता था? एक ऐसा पैक्ट चाहता था अलग अलग नेशंस के बीच में, मतलब जितने भी नेशन, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि ये लॉन्ग प्रोसेशन में ये 12 नेशंस तो हम लोगों को यहां पे याद हो गए। तो इन 12 नेशंस के बीच में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एक ऐसा पैक्ट हो जाए जिसमें वो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक को ही बेस बना के एक दूसरे से क्या करे भैया? दोस्ती यारी निभाए। तो ये यहां पे जरूरी था भाई। आगे बात करते हैं हम लोग यहां पे कि ये जो इमेज है इसमें क्या कैसे डिस्टिंग्विश किया जाएगा, डिस्टिंक्ट नेशन कैसे यहां पे शो किए जाएंगे। तो इस इमेज में डिस्टिंक्ट नेशन को उनके फ्लैग्स के थ्रू यहां पे शो किया जाएगा। तो यहां पे जर्मनी का जो फ्लैग है उसमें 3 कलर आपको याद रखने हैं। R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लैक। ठीक है भाई, तो जर्मनी का जो फ्लैग जाता है वो ये 3 कलर में जाता है, यहां पे रेड, ग्रीन और ब्लैक कलर में। ये हम लोग यहां पे प्रोसेशन में बात कर रहे हैं भाई, ठीक है ना भाई। चलिए, तो यहां तक की कहानी आपको कहीं ना कहीं क्लियर होने लग गई है कि ये जो इमेज है कितनी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के हमारे एग्जाम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब फ्लैग के अलावा क्या होगा सर? तो उनकी नेशनल कॉस्ट्यूम्स होगी। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट नेशन को अगर अलग अलग नेशन से, तो उसको कैसे डिस्टिंग्विश करना है? विद देयर फ्लैग्स। एंड नंबर 2 इज देयर नेशनल कॉस्ट्यूम्स। तो यहां पे कॉस्ट्यूम्स और फ्लैग के बेसिस पे हम लोगों ने अलग अलग नेशन को डिस्टिंग्विश करना सीख लिया। अब ये कहां के थे मेनली, कहां का डोमिनेशन था? तो सर ये यूरोप और अमेरिका का मेनली यहां पे डोमिनेशन था। तो इस तरीके से इमेज के कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट्स थे ये हम लोग को यहां पे समझ में आते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ये सफर हमारा चलता रहेगा। आगे ये बोलता है कि फ्रेडरिक सॉरियू जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेडरिक सॉरियू कहां का था? तो फ्रेडरिक सॉरियू जो था सर फ्रांस का था, फ्रेंच आर्टिस्ट था, जिसने 1848 में प्रिपेयर करी थी सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। तो भाई हम लोग यहां पे सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स को याद रखें। एग्जाम में पूछा जाता है कि कितने प्रिंट्स इसमें छापे गए थे, तो वो 4 प्रिंट्स यहां पे छापे गए थे, जिसमें वो विजुअलाइज करता है जो दुनिया है उसके हिसाब से वो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक होनी चाहिए। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई डेमोक्रेटिक का मतलब होता है द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल इज नोन एज डेमोक्रेटिक, और रिपब्लिक का मतलब होता है बाहर का किसी भी पर्सन का या किसी भी कंट्री का यहां पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं यहां पे कि जो फ्रेडरिक सॉरियू है उसने जो पेंटिंग यहां पे बनाई उसका मेन फीचर क्या था, क्या स्पेशलिटी थी, ये हम लोग को यहां पे याद करना होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। आपको ये तो समझ में आ गया कि वो जो लॉन्ग ट्रेन में चल रहा है उसमें पीपल्स कहां के? तो सर वो यूरोप और अमेरिका के हैं। इतनी सी बात याद रखना। मतलब देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज की यहां पे बात हो रही है। मार्चिंग इन अ लॉन्ग लाइन, मगर वो किस में जा रहे हैं? एक लॉन्ग लाइन में जा रहे हैं। पेइंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जैसे हम लोगों ने कहा कि ये लोग जा रहे हैं प्रोसेशन में, लॉन्ग प्रोसेशन में, मगर वो होमेज किसको देते हुए जा रहे हैं सर? तो वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देते हुए जा रहे हैं। फ्रेंच सिटीजन्स ने इसको अमेरिका को यहां पे 1886 में दिया था, जिसमें मेनली जो मेटल यूज हुआ है वो है कॉपर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस शोज दैट दे वांटेड एंड अप्रिशिएटेड। अब ये होमेज क्यों देते चले जा रहे हैं? इसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा। क्या सबसे पहला फीचर इंपॉर्टेंट क्या है? वो ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, मतलब उनको कहीं ना कहीं हर एस्पेक्ट्स पे, मतलब 360 डिग्री ऑफ द लाइफ में उनको यहां पे फ्रीडम चाहिए, लिबर्टी जिसको हम लोग मेनली बोल रहे हैं। दूसरा चाहिए हमें यहां पे इक्वालिटी। इक्वालिटी मेल्स और फीमेल्स, मतलब यहां पे जेंडर बायस नहीं होना है। सारी चीजें जो है वो सभी के लिए कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो यहां पे दूसरी बात करी गई इक्वालिटी की। तीसरी बात करी यहां पे फ्रेटर्निटी की, मतलब ब्रदरहुड की, मतलब सभी लोगों को एक दूसरे से मिलजुल के रहना है, तभी तो वो एक नेशन कहलाएगा। तभी तो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम जो है उसको यहां पे एंड किया जाएगा। तो यहां पे हमें यह समझ में आया कि पहला फीचर जो है वो 3 मेन पिलर्स पे टिका हुआ है। पहला है लिबर्टी, दूसरा है इक्वालिटी, और जो थर्ड वन है वो है यहां पे दोस्तों फ्रेटर्निटी। सेकंड फीचर पे हम लोग आते हैं जो फोरग्राउंड, मतलब कि इस इमेज में हम लोगों ने देखा जो ग्राउंड पे कुछ बुक्स पड़ी हुई थी ऐसा दिख रहा है हमें,
ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड सिंबल ऑफ मोनार्कियल रिजाइम्स। तो वो जो शैटर्ड सिंबल, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एम्पायर जो है वो आज टुकड़ों में बिखरा पड़ा हुआ है। उनने जो भी चीजें लिखी थी, जो भी बातें लिखी थी, वो आज टूटी फूटी हुई पड़ी हुई है जमीन पे। तो ये मोनार्कियल रिजाइम जो है वो कहीं ना कहीं शैटर्ड हो गई है, पूरी तरीके से टूट चुकी है, सिग्निफाइंग द डाउनफॉल ऑफ मोनार्कियल। अब ये क्या हमें यहां पे एड्रेस करती है, क्या हमें यहां पे बताती है? तो ये बताती है कि आज इनकी स्थिति जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनका क्या आ चुका है दोस्तों, यहां पे डाउनफॉल आ चुका है। एंड एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम, तो यहां पे जो भी राजा अपने मन मर्जी से काम करता था, प्रेशराइज करके काम करवाता था, कहीं ना कहीं उन पे एट्रोसिटीज करता था, ये सारी चीजें जो है अब यहां पे खत्म हो सकती है। तो ये एब्सोल्यूटिस्ट रिजाइम से हम लोग को यहां पे समझ में आता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे एक ऐसा नेशन वो चाहते हैं जहां पे सारी चीजें जो है बेहतर से बेहतर हो जाए। तो एक नेशन स्टेट कैसा होता है? एक नेशन स्टेट रेफर्स टू अ कंट्री विद वेल डिफाइंड डिलिनिएटेड बाउंड्रीज। एक नेशन स्टेट वो स्टेट होगा जिसमें क्लियर कट बताया जाए कि भैया हमारे डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए। ये हम लोगों को बहुत शानदार तरीके से पता होना चाहिए कि हमारी बाउंड्रीज कहां से है। ठीक है भाई, चलिए। तो एक नेशन स्टेट की सबसे खास बात क्या है सर? यहां पे उसकी डेमोग्राफिक जो बाउंड्रीज है, डेमोक्रेटिक एरियाज जो है वो सारे के सारे यहां पे क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो भी लोग रहे, रिसाइडेड बाय द पीपल, फ्रांस में फ्रेंच सिटीजन रहेंगे, जर्मनी में जर्मन सिटीजन रहेंगे, अब मान लेते हैं इटली में इटालियन रहेंगे, तो जो भी लोग वहां पे रह रहे हैं विद सिमिलर कल्चर होंगे, मतलब कि उनका कल्चर जो है वो एक जैसा होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनकी कोई एथनिक शेयर्ड हिस्ट्री होनी चाहिए, मतलब उनके पूर्वजों की जो भी कहानी रही है उसके कारण वो मिलजुल के रह रहे हैं। मिलजुल के कहने का मतलब है कि वो यूनिफाई होकर रह रहे, यूनाइट होकर यहां पे रह रहे। एंड कैरेक्टर, तो हम लोगों को यहां पे चार चीज समझ में आती है कि एक नेशन स्टेट वो स्टेट्स होगा जहां पे उनकी बाउंड्री डिफाइंड होगी, क्लियर कट। दूसरा, यहां पे जो भी लोग रह रहे हैं उनका एक कल्चर जो होगा वो हमेशा कॉमन होगा। थर्ड बात ये हो जाती है कि उनकी कोई ना कोई एथनिक शेयर्ड हिस्ट्री होगी। ठीक है, और फोर्थ वन जो है वो उनका क्या हो जाएगा भाई, यहां पे कैरेक्टर जो है वो लगभग एक जैसा होगा यहां पे। ठीक है ना भाई, चलिए। तो यहां पे चार वर्ड याद हो गए हम लोगों को कि भैया यहां पे क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात ये कही गई कि उनकी एक बाउंड्री क्लियर कट डिसाइडेड होनी चाहिए, डिमार्केटेड होनी चाहिए। दूसरा, सी फॉर यहां पे हो गया कि उनका एक कॉमन कल्चर होना चाहिए। नेक्स्ट, यहां पे एच फॉर हो गया कि इनकी एक कॉमन हिस्ट्री होनी चाहिए, जिसको हम लोग एथनिक शेयर्ड हिस्ट्री कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज द उनका जो कैरेक्टर है वो लगभग यहां पे एक जैसा होना चाहिए। तो यहां पे एक बात आ जाती है फिर से कि सर एक क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है कि जो नेशन स्टेट्स है वर्सेस मॉडर्न स्टेट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो एक ही कॉमन डिफरेंस होता है भाई कि नेशन स्टेट्स में पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर जो है वो अलग अलग तरीके से बटा रहता है। बट यहां जब हम लोग मॉडर्न स्टेट्स की बात करते हैं तो यहां पे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है। तो एग्जाम में याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि नेशन स्टेट्स में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और मॉडर्न स्टेट्स में जो इनकी आइडियोलॉजी थी उस हिसाब से कि यहाँ पे सारा जो पावर है वो सेंट्रलाइज होता है, मतलब एक बंदे के हाथ में होता है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इट इज ऑल्सो सपोज टू हैव अ गवर्नमेंट ऑफ इट्स चॉइस। अब ये नेशन स्टेट्स में हम जैसी चाहते हैं वैसी वहां पे गवर्नमेंट होगी। वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है। द पीपल इन अ नेशन स्टेट्स आर सपोज टू हैव यूनिटी। अब यहां पे नेशन स्टेट्स में जब वो साथ में रह रहे हैं, जिसमें उनकी बाउंड्री क्लियरली डिमार्केटेड है, जिसमें उन लोगों का कैरेक्टर जो है वो एक जैसा है, जिसमें उनकी कहीं ना कहीं हिस्ट्री जो है एक जैसी है, और कहीं ना कहीं उनका कल्चर एक जैसा है, तो वहां पे इजी होगा यूनिटी पेश करना, यूनाइट होकर रहना। दूसरा, जब वो यूनाइट होंगे तो उनके पास होगी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ, और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं सर, कोऑपरेशन भी यहां पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से कहानी हम लोगों को क्लियर हो रही है सर कि हम लोग यहां पे जब वो इमेज से पूरा का पूरा जो जिस्ट है वो निकालते हैं तो वो अलग अलग तरीके से निकलता है। पहले तो होमेज समझ में आ जाता है हम लोगों को, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देते हुए आते हैं, कितनी कंट्रीज होती है, कौन सी कंट्री उस प्रोसेशन को क्रॉस
क्रॉस कर जाती है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यूएसए और स्विट्जरलैंड जो है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को होमेज देके क्रॉस कर जाती है। उसके बाद की सारी कंट्री जो है उसको लॉन्ग वॉयेज में या तो एक लॉन्ग ट्रेन में जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो करते चले जाती है। तो ये हमारा नेशन स्टेट जो है दोस्तों क्लियर हो गया और हम लोग को ये समझ में आ गया कि नेशन स्टेट्स और मॉडर्न जो स्टेट है उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इस तरीके से हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पहला टॉपिक जो है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। सर अगर हमें कोई भी डाउट होगा तो हम आपसे पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर ये टर्म समझ में नहीं आया या ये बातें हमें समझ में नहीं आई। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। एक छोटा सा काम करना है दोस्तों, बस इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।